Hello guys, good morning to all of you. So welcome back to Mission Study. गाइस आज के इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान के टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप एमए संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भाषा उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित, यानी कि आज हम भाषा विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित। इसका देख लेते हैं, भूमिका देख लेते हैं। सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। इसका कारण यह है कि आणविक भाषा के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का विषय ऐतिहासिक या पुरातात्विक अधिक है। भाषा विज्ञान संबंध कम है। भाषा विज्ञान के विषय में ध्वनि, रूप, अर्धवाक्य आदि है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि इसके संबंध में अनेक मतभेद हैं और इसका कारण, अब मतभेद का कारण भी बताया गया है कि कारण यह है कि आरंभिक भाषा की कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब जैसे जो भाषा की उत्पत्ति है इससे संबंधित जो आरंभिक जो भाषा थी उनके संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का विषय ऐतिहासिक या पुरातात्विक अधिक है। अब जैसे कि हमने इतिहास में तो पढ़ा ही होगा, पुरातात्विक और ऐतिहासिक पढ़ा था, उसी प्रकार भाषा की उत्पत्ति का जो विषय है वो कैसा है, तो वो होगा ऐतिहासिक और पुरातात्विक। भाषा विज्ञान संबंध कम है। भाषा विज्ञान के विषय में ध्वनि, रूप, अर्धवाक्य आदि है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में दो भागों में किया गया है। अब भाषा उत्पत्ति के जो विषय हैं उन दो विषयों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। भाषा की उत्पत्ति के विषय हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। सबसे पहले प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रत्यक्ष में इसमें कल्पना के आधार पर उत्पत्ति खोजते हैं। अब जो प्रत्यक्ष विषय है उसमें क्या करते हैं कि हम कल्पना के आधार पर उत्पत्ति खोजते हैं। अब सबसे पहले प्रत्यक्ष विषय का जो पहला पॉइंट है वो है देवी सिद्धांत। अब देवी जो सिद्धांत है यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है। अब भाषा की उत्पत्ति में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है देवी सिद्धांत। और देवी सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है। संसार के सभी धार्मिक व्यक्ति विश्वास करते हैं। अब जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो सभी देवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जैसे सभी पदार्थों का निर्माता ईश्वर है, वैसे हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ या फिर संसार का निर्माता कौन है, तो संसार का निर्माता ईश्वर है। वैसे ही भाषा का निर्माता भी ईश्वर है। अब संसार का निर्माता, पदार्थों का निर्माता ईश्वर है तो भाषा का निर्माता भी ईश्वर है। भारतीय लोग संस्कृत को देववाणी कहते हैं। सभी मतावलंबी भाषा को ईश्वरीय मानते हैं। अब मतभेद है, देवीय सिद्धांत को मानने पर भी मतभेद बताया गया है। मतभेद है कि यदि ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है तो उसने इतनी भाषा क्यों बनाई, सबके लिए एक ही भाषा बनाता। अब मतभेद भी दे दिया, कुछ विद्वानों ने मतभेद किया है मतलब देवी सिद्धांत मानने पर कि भाषा की उत्पत्ति को हम देवी सिद्धांत मान सकते हैं। अब इस पर भी मतभेद किया गया है कहा गया है कि यदि ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है तो उसने इतनी भाषा क्यों बनाई, सबके लिए एक ही भाषा बनाता, इसलिए इस सिद्धांत देवी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। एक बार फिर से देखेंगे देवी सिद्धांत को। प्रत्यक्ष विषय के अंतर्गत देवी सिद्धांत में कहा गया है कि यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है। संसार के सभी धार्मिक व्यक्ति विश्वास करते हैं कि जैसे सभी पदार्थों का निर्माता ईश्वर है वैसे ही भाषा का निर्माता भी ईश्वर है। भारतीय लोग संस्कृत को देववाणी कहते हैं। सभी मतावलंबी भाषा को ईश्वरीय मानते हैं। अब मतभेद बताया गया है कि यदि ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है तो उसने इतनी भाषा क्यों बनाई, सबके लिए एक ही भाषा बनाता। दूसरा सिद्धांत है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत को देख लेते हैं। सॉरी गाइस बीच में। हमारा दूसरा सिद्धांत था इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत को देख लेते हैं। इस सिद्धांत के जनक पोलिनेशियन विद्वान डॉक्टर रॉय हैं। अब इंगित जो सिद्धांत है उनके जनक कौन है, तो उनके जनक हैं पोलिनेशियन विद्वान हैं, उनका नाम है डॉक्टर रॉय। और डार्विन ने भी इसे
माना था। अब इंगित सिद्धांत को कौन कौन मानता है, तो सबसे पहले देखते हैं पोलिनेशियन विद्वान थे डॉक्टर रॉय और डार्विन ने भी इस सिद्धांत को माना था। प्रारंभिक युग में मनुष्य भय, क्रोध आदि मानसिक भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां निकालते होंगे। अब प्रारंभिक युग में क्या करते थे कि मनुष्य क्या करते थे, भय, क्रोध आदि जो मानसिक भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां निकालते होंगे, इसी से कुछ शब्द बने होंगे। अब इंगित सिद्धांत के अंतर्गत डॉक्टर रॉय और डार्विन ने माना कि मतलब पहले क्या करते थे, मनुष्य जो करते थे वो क्या करते थे, भय और क्रोध आदि मानसिक भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां निकालते थे और इसी से भाषा का उत्पत्ति हुई या फिर भाषा शब्द बने। अब इस पर भी मतभेद किया गया कहा गया कि यदि मनुष्य के पास उस युग में भाषा नहीं थी तो उसे अपर्याप्त कैसे माना। अब इस पर भी कुछ विद्वानों ने मतभेद कर दिया, इंगित सिद्धांत पर भी मतभेद किया। उन्होंने कहा है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि मनुष्य के पास उस युग में भाषा नहीं थी तो उसे अपर्याप्त कैसे माना। तीसरा सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, इसको भी देख लेते हैं। अनुकरण सिद्धांत, प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द व नाम विद्यमान हैं जो किसी न किसी के अनुकरण पर बने हैं। इस मत को अनुकरणात्मक या अनुकरणात्मक कथावाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं की ध्वनियों की गूंज को महत्ता दी गई है। अब इस पर भी मतभेद किया गया है। अनुकरण का जो सिद्धांत है उसके लिए भी कहा गया है कि जैसे कि प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द व नाम विद्यमान, अब भाषाएं हैं उनमें ऐसे शब्द भी हैं और नाम भी हैं, विद्यमान रहते ही हैं जो किसी न किसी के अनुकरण पर बने हैं, जो किसी न किसी पर आक्षेप रहते ही हैं। इस मत को अनुकरणात्मक या अनुकरणात्मक कथावाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं की ध्वनियों की गूंज को महत्ता दी गई है। इस पर मतभेद किया गया है कि भाषा में अनुकरणात्मक शब्द बहुत थोड़े होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाषा में पूरा भाषा का जो पैटर्न है वो अनुकरणात्मक हो। अब मतभेद दिया गया है, कुछ विद्वानों ने इस पर भी आक्षेप किया है, मतभेद किया है। उन्होंने कहा है कि भाषा में अनुकरणात्मक शब्द बहुत थोड़े होते हैं। चौथा सिद्धांत है मनोभावी व्यंजक सिद्धांत। तो मनोभाव व्यंजक जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। मैक्स मुलर महोदय ने इसका पूर्ण सिद्धांत रखा था, यानी कि जो मैक्स मुलर महोदय थे उन्होंने मनोभाव व्यंजक सिद्धांत को रखा था, उसको देख लेते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटरजेक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। अब मनोभावी व्यंजक जो सिद्धांत है इसको इंग्लिश में हम इंटरजेक्शनल थ्योरी भी कहेंगे। इसे हिंदी में मनोभाव व्यंजक, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद और आवेग सिद्धांत भी कहते हैं। अब इंग्लिश में तो हमने एक नाम दे दिया इंटरजेक्शनल थ्योरी, अब हिंदी में हम इसे मनोभावी व्यंजक, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद और आवेग सिद्धांत भी कहेंगे। अब मनोभाव व्यंजक सिद्धांत पर भी मतभेद बताया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रत्येक भाषा में ये शब्द होते अवश्य हैं पर इसकी मात्रा स्वल्प होती है। स्वल्प बताई गई है कि जो मनोभाव व्यंजक जो सिद्धांत है ये प्रत्येक भाषा में ये शब्द होते अवश्य हैं। अब हमने मान लिया कि इसमें होते जरूर है पर इसकी जो मात्रा है स्वल्प ही होती है। पांचवा सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। अंग्रेजी में इसे यो हे है कहते हैं। अब श्रम ध्वनि सिद्धांत को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यो हे है सिद्धांत कहते हैं, जिसके जन्मदाता न्यावर है। अब श्रम ध्वनि सिद्धांत को अंग्रेजी में हमने यो हे है कहते हैं और इसके जन्मदाता जो है वो है न्यावर। इस मत का आशय यह है कि अब श्रम ध्वनि सिद्धांत का आशय बताया गया है। आशय है कि एक श्रमिक श्रम करते समय या भार उठाते समय यो हो है जैसी ध्वनियां निकालता है। अब जरूरी नहीं है कि वो श्रमिक जो है वो मतलब भार या फिर कार्य करते समय यो हो है की ध्वनि निकाले। भारत में मजदूर भार उठाते समय हे ई या कहते हैं, नाविक है या हो या कहते हैं। अब समीक्षा की गई है, इस पर भी मतभेद किया गया है। बोला गया है कि ये श्रम मूलक ध्वनियां निर्थक होती हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब जो ये ध्वनियां बताई गई हैं यो हे है, यो हो, हे ही या, है या ओ,
इस तरह की जो ध्वनियां हैं वो क्या है, निर्थक हैं। इनके सार्थक ध्वनियां या शब्दावली नहीं हो सकती। अब श्रम ध्वनि जो सिद्धांत है उसको इसके जो जन्मदाता वो न्यावर थे। उनका मानना है कि जो भारत में जो मजदूर हैं भार उठाते समय इनका हे ई या कहते हैं, और नाविक भी हैं वो हो है या हो हैया कहते हैं। अब इसके अलावा जितने भी जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो कार्य करते समय या फिर भार उठाते समय बोलेंगे यो हो। इस तरह की जो ध्वनियां बताई गई हैं मतभेद के अंतर्गत ये निर्थक होती हैं। इनके सार्थक ध्वनियां या शब्दावली नहीं हो सकती। छठा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। मैक्समूलर ने इसे रूट थ्योरी कहा है, यही इसके प्रवर्तक है। अब धातु सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है मैक्समूलर, और मैक्समूलर ने इसे रूट थ्योरी कहा है। इसके प्रवर्तक है सबसे पहले प्लेटो ने इसकी ओर ध्यान दिलाया था। अब जो प्लेटो थे उन्होंने धातु सिद्धांत पे सबसे पहले ध्यान दिया था, लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मैक्समूलर। बाद में जर्मन प्रोफेसर हेश व उनके शिष्य स्टाइनवायन ने आगे बढ़ाया। अब प्लेटो ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, और बाद में जर्मन प्रोफेसर थे हेश व उनके शिष्य थे स्टाइनवायन ने आगे बढ़ाया। यह निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि मैक्समूलर ने इस विचार को बाद में छोड़ दिया। इसे डिंग डांगवाद भी कहते हैं। अब जो धातु जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक भले ही मैक्समूलर हैं, और इसकी जो ध्यान आकर्षित करने का कार्य वो प्लेटो ने करवाया था। फिर जर्मन प्रोफेसर हेस व उनके शिष्य थे स्टाइनवायन ने इसे आगे बढ़ाया। यहाँ तक ठीक है। अब यह निरर्थक इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि मैक्समूलर ने इस विचार को बाद में छोड़ दिया। अब उन्होंने धातु सिद्धांत का प्रवर्तक कर लिया, लेकिन इन्होंने बाद में से छोड़ दिया, इसलिए धातु सिद्धांत है यह डिंग डांगवाद भी कहलाया। अब इस पर भी मतभेद किया गया है। मतभेद है भाषा में केवल धातुएं ही नहीं होती, अपितु शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय भी योगदान करते हैं। अब इस पर क्या मतभेद किया गया कि कुछ विद्वानों ने इस पर मतभेद किया। उन्होंने कहा है कि भाषा में केवल धातुएं ही नहीं होती, अपितु शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय भी योगदान करते हैं। सातवां सिद्धांत है संकेत सिद्धांत। इसको भी देख लेते हैं। इसे प्रतीकवाद और स्वीकारवाद सिद्धांत भी कहते हैं। अब संकेतवाद जो सिद्धांत है हम इसको प्रतीकवाद और स्वीकारवाद भी सिद्धांत कहते हैं। यह इंगित सिद्धांत से मिलता जुलता है। अब ये जो सिद्धांत है इंगित सिद्धांत, इससे मिलता जुलता है संकेत सिद्धांत। इसका आरंभ यह है कि पहले व्यक्ति हाय आदि के इशारों से काम चलाता था। अब पहले के व्यक्ति क्या करते हैं, हाय जो हम हाय करते हैं ना नॉर्मली, इसको इशारों से काम चलाते थे। यह इशारों से काम नहीं चला तो वे लोग एकत्र हुए और उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक ध्वनि संकेत, सांकेतिक शब्द और सांकेतिक नामों का सर्वसम्मत निर्धारण किया। अब इस पर भी मतभेद किए गए हैं। यदि कोई भाषा नहीं थी तो लोग एकत्र कैसे हुए, ये बात भी सही है। विद्वानों ने इस पर भी मतभेद जताया है कि अगर कोई भाषा ही नहीं थी तो लोग एकत्र कैसे हुए, उन्होंने कैसे एक दूसरे को इकट्ठा किया, ये बात सबसे बड़ी पॉइंट आती है संकेत सिद्धांत की। एक बार फिर से देखेंगे संकेत सिद्धांत को। संकेत सिद्धांत है जिसे प्रतीकवाद और स्वीकारवाद सिद्धांत भी कहते हैं। यह इंगित सिद्धांत से मिलता जुलता है। अब संकेत जो सिद्धांत है वो इंगित सिद्धांत से मिलता जुलता है, और इसका जो आरंभ है यह है कि पहले व्यक्ति हाय आदि के इशारों से काम चलाते थे, और यह इशारों से काम नहीं चला तो वे लोग एकत्र हुए और उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक ध्वनि संकेत, सांकेतिक शब्द और सांकेतिक नामों का सर्वसम्मत निर्धारण किया। अब विद्वानों ने ये आक्षेप किया है कि यदि कोई भाषा ही नहीं थी तो लोग एकत्र कैसे हुए। आठवां सिद्धांत है टाटा सिद्धांत। इसको भी देख लेते हैं। यह भी एक प्रकार का अनुकरणात्मक है। अब टाटा जो सिद्धांत है यह एक प्रकार का अनुकरणात्मक सिद्धांत है। और नौवां सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। अब संगीत जो सिद्धांत है इसे सिंग सॉन्गवाद भी कहा जाता है, जो डिंग और डांगवाद के आधार पर बना है। अब संगीत जो सिद्धांत है वो जो है ये किस पर बना है, तो ये डिंग और डांगवाद के आधार पर बना है। इसे धातु सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। आप देख सकते हो धातु सिद्धांत में भी हमने डिंग डांगवाद भी कहते हैं कहा था, और संगीत सिद्धांत इसे सिंग सॉन्गवाद भी कहा जाता है, जो डिंग और डांगवाद के आधार पर बना है, और ये धातु सिद्धांत का ही है। 10वां है संपर्क सिद्धांत। इसमें सामाजिक जीवों में परस्पर संपर्क की प्रवृत्ति जन्मदाता होती है। अब संपर्क जो सिद्धांत है इसके लिए कहा गया है कि इसमें सामाजिक जीवों में परस्पर संपर्क की प्रवृत्ति जन्मदाता होती है। 11वां सिद्धांत है विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत को देख लेते हैं।
इसके मत के समर्थकों ने यह माना है कि प्रत्येक सिद्धांत में कुछ न कुछ सत्यता है। इससे यह भी पता चला है कि भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास क्रमशः हुआ है। अब विकास जो सिद्धांत है उसने तो यह मान लिया कि इसके मत के समर्थकों ने यह माना है कि, अब जो विद्वान थे, विद्वानों ने यह माना है कि प्रत्येक सिद्धांत में कुछ न कुछ सत्यता है। इससे यह भी पता चला है कि भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास क्रमशः हुआ है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष विषय के सिद्धांत। जो पहला जो सिद्धांत है वो है देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत बताता है। दूसरा इंगित सिद्धांत। तीसरा है अनुकरण सिद्धांत। चौथा है मनोभाव व्यंजक सिद्धांत। पांचवा है श्रम ध्वनि सिद्धांत। छठा है धातु सिद्धांत। सातवां है संकेत सिद्धांत और आठवां है टाटा सिद्धांत। नौवां है संगीत सिद्धांत। 10वां है संपर्क सिद्धांत और 11वां है विकास सिद्धांत। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष विषय की। इसको देख लेते हैं। इसमें वर्तमान भाषा से ऊपर बढ़ते हुए उसके मूल तक जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष में क्या करेंगे हम? अप्रत्यक्ष में हम वर्तमान जो भाषा है उससे ऊपर बढ़ते हुए उसके मूल तक जाएंगे। सबसे पहला है सिद्धांत दिया गया कि बच्चों की भाषा। बच्चों की भाषा, अब इसको देख लेते हैं। बच्चा गढ़ी भाषा सीखता है। अब बच्चा जो कैसी भाषा सीखता है, तो बच्चा जो है वो गढ़ी भाषा सीखता है, पर फिर भी वह अनेक बार उपयुक्त शब्द ज्ञान न होने पर अपना कोई शब्द गढ़ लेता है। अब बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो गढ़ी भाषा सीखता है, और पर फिर भी वह अनेक बार उपयुक्त शब्द ज्ञान न होने के कारण, अब बच्चा क्या है, उसे नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ बोलना चाहिए, तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं होने पर अपना कोई भी शब्द गढ़ लेता है। दूसरा है असभ्य जातियों की भाषा। अब इसको भी देख लेंगे, असभ्य जातियों की भाषा को। वर्तमान असभ्य या आदिवासी जातियों की भाषा का अध्ययन करने से भी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। अब असभ्य जातियों की जो भाषा थी, वर्तमान असभ्य या आदिवासी जातियों की भाषा का अध्ययन करने से भी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। तीसरा सिद्धांत है आधुनिक भाषाओं का इतिहास। यह वर्तमान काल से प्रारंभिक स्थिति तक पहुंचे। अब आधुनिक भाषाओं का जो इतिहास है इसके बारे में कहा गया है कि यह वर्तमान काल से प्रारंभिक स्थिति तक पहुंची थी। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।